लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में यूं तो पूरे देश में 57 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, लेकिन पूरे देश की निगाहें इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर हैं, क्योंकि इसी पूर्वांचल में वाराणसी की वह सीट है जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म की दावेदारी पेश कर रहे हैं। 1 जून को पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर मतदान होगा, वे 13 सीटें दरअसल इसी वाराणसी के चारों तरफ हैं। ऐसे में पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की नब्ज भी है और लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए एक खिड़की भी है, एक विंडो है, जहां से हम झांक सकते हैं कि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से ज्यादातर भाजपा गठबंधन के पास हैं और उसी तरह पूर्वांचल की 13 सीटों में से 11 सीटें भाजपा गठबंधन के पास हैं। ऐसे में पूर्वांचल के किले को दोबारा जीतना, उत्तर प्रदेश में अपनी दावेदारी को मजबूत ढंग से पेश करना होगा। भाजपा क्या यह प्रदर्शन दोहरा पाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा वह प्रदर्शन दोहरा पाएगा? इसे नापने की एक कसौटी पूर्वांचल है और इसलिए देश भर की निगाहें इस समय पूर्वांचल पर है। लोकसभा चुनाव 2024 में दरअसल उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी लड़ाई है, जहां उसे अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराना है और इसी पर यह सारा दारोमदार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना पाएंगे या नहीं। भाजपा के इस गढ़ में यानी पूर्वांचल में 1 जून को क्या होगा, यह तय कर देगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर आखिर कौन हावी होगा। और उत्तर प्रदेश की ये 80 सीटें दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की धुरी हैं, जहां से इस चुनाव की दशा और दिशा तय होनी है। तो पूर्वांचल दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस चुनाव की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस क्षेत्र में गोरखपुर भी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजबूत गढ़ है। इन्हीं 13 सीटों में घोसी की वह सीट भी है, जहां हाल ही में हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। ऐसे में पूर्वांचल की यह लड़ाई दरअसल अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के लिए भी बड़ी लड़ाई है। पूर्वांचल के किले को तोड़े बिना लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के किले को जीता नहीं जा सकता और उत्तर प्रदेश को जीते बिना इस चुनाव की दशा और दिशा को मोड़ी नहीं जा सकती। पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर आखिर 1 जून को क्या होने जा रहा है, इस पॉडकास्ट में चंद रोज पहले पूर्वांचल में अपने दौरे के दौरान जो अनुभव मुझे हुए, इसके बारे में बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्वांचल के मतदाताओं में कौन से मुद्दे हावी हैं और किस मनस्थिति में 1 जून को पूर्वांचल का वोटर वोट की लाइन में खड़ा होगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर भाजपा के गढ़ पूर्वांचल की जमीनी हकीकत के बारे में। एक नजर डालते हैं पूर्वांचल की उन सीटों पर जहां 1 जून को देश भर में 57 लोकसभा सीटों के साथ चुनाव होगा। अगर हम एक सिरे से शुरू करें तो हमें एक नजर वाराणसी पर डालनी पड़ेगी और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष कांग्रेस के अजय राय हैं। अजय राय भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी वोटों से यहां विजय हासिल की थी, लेकिन इस बार कई ऐसी बातें हैं जो वाराणसी के चुनाव को दिलचस्प बनाती हैं। खास करके जातीय समीकरणों में आए हुए बदलाव और वोटरों की मानसिकता में नई स्थिति दिखाई पड़ रही है। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वाराणसी के आसपास जो दूसरी सीटें हैं उनमें मिर्जापुर की सीट है, इसके अलावा चंदौली है जहां पर 1 जून को मतदान होना है। दूसरी तरफ गाजीपुर है, बलिया है, सलेमपुर, घोसी, बांसगांव, देवरिया, कुशीनगर और आखिर में उधर गोरखपुर है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता रहा है। इन 13 सीटों में से ही जिस तरह से वाराणसी को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले कई चुनावों में यहाँ भारी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत दर्ज होती रही है। चुनाव से कोई 1-2 महीने पहले बनारस के आसपास जो रिक्शे चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे मैंने बातचीत किया था। ऐसे मेहनत मजदूरी करने वालों में बड़ी तादाद एससी समुदाय से आने वाले लोगों की है और इस बातचीत में मुझे महसूस हुआ था कि
बहुजन समाज पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है, खास करके जो जाटव समुदाय है, इसमें बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। हालांकि मायावती के प्रति उनकी सहानुभूति थी, लेकिन इस चुनाव में उनका रुझान राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ दिख रहा था। यह उस समय की बात है जब अभी राहुल गांधी की दूसरी यात्रा सिर्फ शुरू भर हुई थी। अब इस चुनाव के बीच इलाहाबाद से होते हुए देवरिया, गोरखपुर तक गया, और बीच में जो क्षेत्र आते हैं वाराणसी, भदोही, गाजीपुर, सलेमपुर, देवरिया, बांसगांव और बरहज के आसपास मैंने लोगों से बातचीत किया, और बड़ी ही दिलचस्प स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ी। पूरे पूर्वांचल में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कस्बाई क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जो टाउन एरिया हैं, इन जगहों पर लोगों से बात करते हुए जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो मिलता है वह वही है जो बाकी तमाम जगहों पे मिल रहा है। एक नज़र में ऐसा लगता है कि वोटर या आम मतदाता बिल्कुल उदासीन है, और लोगों में इस चुनाव को लेकर कहीं कोई बहुत जोशो खरोश नहीं है। लेकिन जैसे ही उन लोगों से बात की जाती है, थोड़ा सा वे खुलते हैं और आदान प्रदान थोड़ा अंतरंग होता है, तो बार बार चौंक जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस तरह से लू और गर्मी चल रही है इन क्षेत्रों में, पूर्वांचल में जिस तरह से गर्म हवाएं बढ़ जाती हैं दोपहर की तरफ, बिल्कुल एक हीट वेव सी चल रही है, काफी उत्तप्त माहौल है। उसी तरह से कुछ माहौल लोगों के दिलो दिमाग में भी दिख रहा है, और जैसे उनके दिलो दिमाग में एक हीट वेव चल रही है, एक लहर चल रही है, और यह हीट वेव बेहद खतरनाक है। एक तरह का आक्रोश है जो लोगों के दिलो दिमाग में, उनकी बातों में दिखाई पड़ रहा है, और यह लहर एक तारीख को अपना रंग दिखाएगी ही। यह दरअसल बहुत से लोगों के लिए शायद यह एक शॉक वेव पैदा करने जा रही है। यह जमीनी हकीकत पूर्वांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में जगह जगह दिख रही है। अगर उनके ऊपरी उदासीनता को फेद कर एक बार आप अंदर उतर जाते हैं, और सब कुछ, सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। इस चुनाव को लेकर उनमें बेहद जोश है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे वे इस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। गहराई में जाने से पहले हम बात करते हैं इस क्षेत्र की जो बहुत ही अहम चीज है, या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार की जो चीज है, वह है जातीय समीकरण। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधा था, और उसने समाजवादी पार्टी के जो पारंपरिक वोटर हैं, यानी यादव और अल्पसंख्यक, उनके खिलाफ बाकी समुदायों को खड़ा कर दिया था। और इस तरह से एक ऐसी स्थिति 2014 में बनी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल हुई थी। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति बदली, और उसने बहुजन समाज के लोगों को और तमाम जातियों को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की थी, और एक सोशल इंजीनियरिंग की एक कवायद समाजवादी पार्टी की तरफ से देखी गई। और इसका फायदा अखिलेश यादव को 2017 के चुनाव में भी हुआ। उनके वोटों में काफी बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि सरकार वे नहीं बना पाए, लेकिन वह सोशल इंजीनियरिंग चलती रही, और खास करके 2024 के पहले जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, एक तरफ राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी दूसरी यात्रा में जो न्याय के मुद्दे रखे, उसने काफी हद तक पूर्वांचल के जहन में एक छाप छोड़ी, और इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी तादाद में तमाम समुदायों से, यहाँ तक कि जो बहुजन समाज के लोग हैं और मायावती के जो पारंपरिक वोटर हैं, बड़े ही कमिटेड वोटर हैं, उनमें भी एक भारी रुझान कांग्रेस की तरफ देखा गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव से पहले वाराणसी के आसपास बहुजन समाज के लोगों से जब मैंने बातचीत की, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मायावती का जो पारंपरिक वोटर है, वह बड़े पैमाने पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर रहा है। वह पूरी तरह से कांग्रेस के आसपास गोलबंद हो गया है। और चुनाव के दौरान चंद रोज पहले ही, अभी इन तमाम क्षेत्रों से जब मैं होकर लौटा, तो लौटते हुए जो चीजें मुझे जहन में बहुत साफ दिख रही थी कि इन क्षेत्रों में जातीय समीकरण बिल्कुल बदल गए हैं। जो 2014 में थे और कुछ हद तक 2019 में भी थे, वे बिल्कुल बदल गए हैं। और स्थिति ये है कि सलेमपुर और आसपास के क्षेत्रों में जहां बड़ी तादाद में राजभर वोटर हैं, वहां ओम प्रकाश राजभर की राजनीति भी इधर चमकी है, और इस बार वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए में है। लेकिन
सलेमपुर के आसपास राजभर वोटरों की एक बड़ी संख्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हुई है और वह सपा और कांग्रेस की तरफ झुक गई है। यहाँ तक कि मुझे हैरानी हुई जब मैंने कुशवाहा समुदाय के लोगों से बात की। सलेमपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा हैं और वे पिछले 2 बार इस क्षेत्र से जीत चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ बड़ा ही आक्रोश लोगों में दिखा। कई लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्हें अपने गांव के आसपास भी काफी विरोध झेलना पड़ रहा है अपने ही समाज के लोगों से, कुशवाहा समुदाय के लोगों से। बांसगांव में लोगों ने यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कई गांवों में जो है उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और खास करके जो अगड़ी जातियां हैं यानी कि जो सवर्ण जातियां हैं, ऐसे टोलों ऐसे गांवों में भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा और उन्हें तमाम सवालों को झेलना पड़ा है। एक और बड़ा दिलचस्प रुझान देखने को मिला कि निषाद समुदाय ने भी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की थी, लेकिन इस बार इस समुदाय में एक तरह का रुझान पनपा है जो अभी मैंने जब कुछ लोगों से बातचीत की तो बहुत ही परिपक्व रूप में नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा साफ लग रहा था कि वह तेजी से यह समुदाय कांग्रेस की तरफ झुक रहा है। और एक निषाद समुदाय के ही एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके समुदाय में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, वे यह बात कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार बदलनी चाहिए इस बार। तो यह अपने आप में बड़ा ही एक दिलचस्प रुझान मुझे दिखा और खास करके हमें यह समझना चाहिए कि ऐसी जो जातियां हैं इनके अपने समुदाय में एक तरह का इन्फ्लुएंसर समूह रहता है और यहाँ बड़े बुजुर्गों की एक भूमिका पूरे समाज को मोबिलाइज करने में भी बनती है। भले ही उनकी कोई राजनीतिक पहचान ना हो, लेकिन वे अपने समुदाय के विचारों को और उसके रुझानों को प्रभावित करते हैं, यह आमतौर पर देखा गया है। ऐसे में ये तथ्य कि इस समुदाय के बुद्धिजीवी लोग यह कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, अपने आप में एक बड़ा ही दिलचस्प तथ्य है। तो इस तरह जो जातीय समीकरण 2014 और 2019 में भाजपा के इर्द गिर्द बना था, कमोबेश वैसा ही मजबूत जातीय समीकरण इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आसपास बना है। इस गठबंधन के कोर वोटरों में अगर हम मान लें कि इंडिया गठबंधन के जो कोर वोटर हैं उनमें एक तरफ एक बड़ा ही मजबूत ब्लॉक है जो यादव अल्पसंख्यक और दूसरी तरफ मायावती के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा इसके साथ आकर जुड़ गया। इस तरह से इन 3 जातियों का जमाव दरअसल एक बड़ा ही मजबूत और बड़ा व्यापक जनाधार इस गठबंधन के पक्ष में बना रहा है। चुनाव से पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ यादव और अल्पसंख्यक इस समाजवादी पार्टी के आसपास होंगे, लेकिन कांग्रेस के मौजूद होने की वजह से एक तरफ जहां अल्पसंख्यक और भी मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठे हुए हैं, वहीं पर मायावती का जो वोटर है यानी उनके वोट बैंक का बहुत बड़ा हिस्सा यानी मेजर हिस्सा दरअसल इस बार यादव और मुसलमानों के साथ अलाइन हो गया है और इस तरह से इन 3 जातियों का एक बड़ा ही कोर और फॉर्मिडेबल वोट बैंक बन रहा है। लेकिन यह बात सिर्फ यहां तक नहीं रुक रही है। खास करके जो लोगों से बातचीत करने में महसूस हुआ कि राहुल गांधी की न्याय की स्कीमों और उनके न्याय की विचारधारा ने आरक्षण को लेकर उनके स्टैंड और खास करके जो संविधान को लेकर के उन्होंने जो मजबूत अपनी कमिटमेंट दिखाया है, इसकी वजह से न सिर्फ मायावती के वोटरों में बल्कि दूसरे जो जातीय समुदाय हैं जैसे निषाद या तमाम जो दूसरे जातीय समुदाय अगर हम कह लें कुशवाहा या अन्य जातीय समुदायों से भी यहाँ तक कि मौर्य और राजभर समुदाय का बड़ा हिस्सा, ये इन सारी बड़ी जातियों से टूट करके अच्छी खासी संख्या में लोग इंडिया गठबंधन के कोर वोटर के साथ इकट्ठा हो गए हैं और इस तरह से जो जाति समीकरण बनता है वह बहुत ही व्यापक है। वह बहुत ही न सिर्फ व्यापक है, बड़ा है, बल्कि बहुत ही मजबूत एक आधार पैदा कर रहा है। माना जा रहा था कि पासी समुदाय काफी बड़ी संख्या में वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन जमीन पर हालात ये है कि इनका भी एक हिस्सा टूट करके इस इंडिया गठबंधन के साथ इकट्ठा हुआ है
और इस तरह से जो इंडिया गठबंधन की जो बड़ा जनाधार बनता है वह उसका दायरा बहुत ही विस्तृत है। एक बड़ा और दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जो अगड़ी जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां कही जाती हैं, उनमें से एक ऐसा हिस्सा इस बार कांग्रेस के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। यह अपने आप में एक चौंकाने वाला तथ्य है, क्योंकि हम मानते रहे हैं कि ये वोट बैंक दरअसल किसी भी सूरत में भाजपा के साथ बना रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। कारण जो भी हो, लेकिन ये स्थिति होती हुई दिख रही है। इस मामले में बड़ा दिलचस्प तथ्य ये है कि बांसगांव के कुछ गांवों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो प्रचार करने गए थे, उन्हें बहुत जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। यह अपने आप में एक दिलचस्प तथ्य है इस क्षेत्र को लेकर। इस तरह से जो इंडिया गठबंधन के आसपास जो जातीय समीकरण बना है वह अपने आप में चौंकाने वाला है, और यह वोटर साइलेंट है, यानी कि एक नजर में पहले ही इंटरेक्शन में वह कुछ भी दर्शाता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है, और जैसे ही थोड़ा खुलता है तो स्थिति बेहद साफ हो जाती है कि जमीन पर दरअसल एक बहुत ही अलग माहौल है। दूसरी तरफ बात करते हैं भाजपा के साथ जो जाति समीकरण है। 2014 और कुछ हद तक 2019 में भी भाजपा के साथ जो जाति समीकरण था वह था उनके कोर वोटरों में बनिया समुदाय पूरी तरह से डटा हुआ था। दूसरी तरफ अगड़ी जातियां हैं, जो सवर्ण जातियां हैं, वह पूरी तरह से उसके साथ थी, यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, ये सारी जातियां। तो पिछले दोनों चुनाव में भाजपा के साथ जहां बनिया और सवर्ण जातियां बिल्कुल डट कर खड़ी थी, वहीं कुशवाहा, मौर्य, राजभर, पासी और अन्य जातियों का सबसे बड़ा हिस्सा दरअसल उनके साथ खड़ा हो गया था। इस तरह से उसका जो वोट बैंक बना था वो बहुत ही बड़ा था। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में यादवों से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग की थी। लेकिन इस बार जब हालात बिल्कुल बदले हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मजबूती से खड़ा हुआ जो समुदाय है वह सिर्फ बनिया समुदाय हम मान सकते हैं, और बाकी सवर्ण वोटरों में एक क्षरण हुआ है। कुछ हिस्सा टूट करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहा है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग यह मानते हैं कि यह जमीनी सच्चाई नहीं है कि सवर्ण जातियों में वोटिंग इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्वांचल के क्षेत्र की, तो यह एक जमीनी हकीकत है। कुछ वोटर सवर्ण जातियों से या इन ऐसे टोलों और गांवों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है रुझान है, उनके आक्रोश है, और कुछ हिस्सा, कुछ वोट जरूर ही अब विपक्ष के खेमे में जाएगा। इस तरह अगर फॉर्मिडेबल समुदायों की बात करें जो भाजपा के पक्ष में खड़ी हैं, जो एक मुश्त खड़ी हैं, ऐसे समुदायों में हमें सिर्फ बनिया समुदाय के लोगों के अलावा कोई भी ऐसा समुदाय नहीं दिख रहा है जो पूरी तरह से एक मुश्त, एकदम इंटैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर रहा है। हर जातीय समुदाय से कुछ हिस्सा टूट रहा है जो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। जातीय समीकरणों के बाद हम बात करते हैं स्त्री और युवा वोटरों की, क्योंकि 2019 में स्त्री वोटरों ने काफी बड़ी संख्या में नरेंद्र मोदी के लिए वोटिंग की थी, और वही स्थिति जो पहले बार के वोटर थे और नए वोटर थे उनमें देखा गया था। यानी युवा समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कम से कम 2014 में बहुत भारी संख्या में वोटिंग की थी। उसमें कुछ कमी आई थी लेकिन 2019 में भी इन दोनों समुदाय के लोगों ने, यानी स्त्रियों और युवाओं ने वोटिंग की थी, भले ही थोड़ी कम संख्या में। इस बार परिस्थितियां वाकई बिल्कुल अलग दिख रही हैं। जो गांवों के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में या कस्बाई क्षेत्र हैं, वहां पर स्त्रियों में एक तरह का आक्रोश दिख रहा है, और बड़ा मुद्दा उनके लिए महंगाई है। एकदम जो कम पढ़ी लिखी जो औरतें हैं, जिन्हें हम वैचारिक रूप से बहुत महत्व नहीं दिया जाता है, उनमें जो जिस तरह का वैचारिक रुझान देखा जा रहा है, वे जिस तरह से महंगाई के बारे में बात कर रही हैं, और जिस तरह से वे गांव के लड़कों और अपने आस पड़ोस के लड़कों को बेरोजगार घूमते होने की बात कर रही हैं, वह अपने आप में एक चौंकाने वाला है। एक बड़ा दिलचस्प तथ्य यह है कि ये लोग शौचालय, आवास या उज्ज्वला योजना की चर्चा नहीं करते।
आज की डेट में पूर्वांचल के वोटरों में 2019 में जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ था और यह चर्चा आम जुबान पर थी कि शौचालय मिला या आवास मिला या उज्ज्वला योजना की चर्चा थी। इस बार इनमें से किसी भी योजना की चर्चा आम वोटर नहीं कर रहा है। वे बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, और अगर तो उनसे कहा जाता है कि आपको तो आवास मिला है, शौचालय मिला है, सिलेंडर मिला है, तो वो उलट कर जवाब देते हैं कि खाने के लिए तो अन्न चाहिए, खाने के लिए बाजार से सामान लाने की जरूरत है, और वह बेहद महंगा हो चुका है। यह जो लाभार्थी वर्ग पैदा हुआ था, जो भाजपा का बड़ा वोटर था, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल इसी लाभार्थी वर्ग को अपना टारगेट बनाया था और प्रचार में भी कहा था कि यह लाभार्थी वर्ग बड़ी संख्या में उसे वोट देगा। वह लाभार्थी समुदाय दरअसल भाजपा के पास से टूट चुका है, और वह लाभार्थी जिसको लाभ हुआ है वह दरअसल इन अर्जित लाभों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वह पलटकर बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को उठाता है और आमतौर पर जीवन के दुश्वारियों का जिक्र करता है। जब बात की जाती है कि भाई रोड बने हैं, सड़कें बनी हैं और चारों तरफ विकास हुआ है, तो वह इसके जवाब में जवाबी हमला भी करता है अपने तर्कों से। यानी इस एकदम जमीन पर जो सामान्य वोटर है उसके अंदर के जो चेतना है, जो मुद्दों को लेकर चेतना है, वह अपने आप में चौंकाने वाली है। कम से कम मैंने पिछले 30-35 वर्षों में ऐसा चुनाव नहीं देखा जिसमें मुद्दे इतने हावी हों। शौचालय, आवास और किसान निधि दरअसल अब अतीत की बातें हो गई हैं। इन तर्कों से आम वोटरों के जहन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लाभार्थी वोट बैंक बिल्कुल गायब है। तो यह एक बड़ा बदलाव है जो 2019 के मुकाबले जमीन पर दिख रहा है। तो महिला वोटरों के अंदर जो रोष काम कर रहा है, उनके आगे जब जिक्र किया जाता है राम मंदिर का, भले ही वे मानते हैं कि राम मंदिर तो ठीक है, लेकिन इसके जवाब में वो पलट कर तर्क भी देती हैं कि हमारे बच्चे घूम रहे हैं सड़क पर, और वे कहती हैं कि परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, गैस सिलेंडर का दाम ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें, छोटी छोटी बातें वे इस मंदिर के तर्क के सामने वे लेकर आती हैं। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। यह उनके अंदर छिपे आक्रोश को भी दर्शाता है। अब आते हैं युवा वोटरों पर। पूर्वांचल में अभी अगर मैं 1.5 साल पहले की बात करूं तो एक बार एक गांव में सुबह सुबह करीब 5 बजे जब मैं सड़क पर गया, जो हाईवे है, तो वहाँ युवाओं की बड़ी भीड़ थी जो सुबह सुबह दौड़ कर रहे थे या किसी न किसी फौज में या किसी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। और मुझे हैरानी हुई कि इतनी सुबह पूरा मेला लगा हुआ है। और उसी के करीब अभी 6 महीने पहले जब मैं गया तो वही सड़क बिल्कुल सुनसान थी, और लड़कों ने बताया कि उन्होंने अब तैयारी करना छोड़ दिया है और इसीलिए वहाँ कोई दौड़ने या फिजिकल फिटनेस की तैयारी करने के लिए नहीं दिखाई पड़ रहा है। युवाओं में एक और चीज़ जो बेहद दिलचस्प है पूर्वांचल के युवाओं में, वह ये है कि यह युवा, भले चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वह पिछड़ी जाति से हो, चाहे वह अगड़ी जाति से हो, सवर्ण जाति से हो, बड़ी संख्या में वह इंडिया गठबंधन के साथ झुक गया है। जो सवर्ण युवा हैं उनके अंदर बेरोजगारी मुद्दा है, और किसी युवा को छोड़ करके ज्यादातर युवा राहुल गांधी को अपने आइकन के रूप में मान रहे हैं, और उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे को, जो न्याय का एजेंडा है, वे उनकी जबान पर है। तो यह एक बड़ा बदलाव है। युवाओं का एक बहुत ही फॉर्मिडेबल समुदाय, या कहें कि फॉर्मिडेबल वोट बैंक इंडिया गठबंधन के साथ तैयार हुआ है। यह युवा, भले ही यह सपा का पारंपरिक वोटर हो या बसपा का पारंपरिक वोटर हो, या भले ही वह भाजपा का पारंपरिक वोटर है, यह युवा दरअसल इस बार रोजगार की बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा इसका रोजगार है, और वह भारतीय जनता पार्टी की जमकर आलोचना कर रहा है, नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना कर रहा है। और राहुल गांधी ने न्याय के मुद्दे उछाले हैं, जिनमें युवाओं को नौकरी देने का मसला है, जो उन्होंने 30 लाख नौकरियां युवाओं को देने की बात कही है, और डिग्रीधारी या पढ़ के जो डिप्लोमा पास करके जो निकलने वाले युवा हैं उनको 1 साल की नौकरी देने की बात कही है। यह इस युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर लुभा रहा है। जो मैंने महसूस किया इनसे बात करते हुए
कि दरअसल जंगल की आग की तरह एक लहर इस युवा वर्ग में फैल गई है और इस चुनाव में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। यह भी अपने आप में एक अलग बदलाव है, क्योंकि सबसे बड़ी दिलचस्प चीज इसमें यह है कि युवा वोटर अपने जातीय रुझान भले ही उसके अंदर जो भी हों, चाहे वह सपा का हो चाहे वह बसपा का हो, तो अपने जातीय रुझान उसके अंदर हैं, लेकिन इनको रखते हुए से ऊपर उठकर भी वह इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हुआ है और राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है। यह अपने आप में मुझे ऐसा लगा जो एक बड़ा बदलाव है। यह लहर कुछ उसी तरह से दिख रही है जो 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के पक्ष में जिस तरह से युवा खड़ा हुआ था, कुछ उसी पैमाने पर और उसी मजबूती के साथ इस बार दिख रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, राहुल गांधी के साथ। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि यह वोटर दरअसल अपने मुद्दों के आधार पर गया है। यह वैचारिक रूप से बेहद सहज है। ये युवा तर्क देता है। कोई भी तर्क जो सरकार के पक्ष में दिया जाता है वह एक झटके में उसे धराशायी कर देता है। भले ही अगर मुद्दा उठाया जाए शौचालय का, शौचालय का, आवास मिलने का, अगर मुद्दा उठाते हैं राम मंदिर का, बड़ी बड़ी सड़कों, हाईवे के निर्माण का जो ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरी हैं, उनके मुकाबले यह युवा तुरंत एक तर्क खड़ा कर देता है। सबसे बड़ा फोकस उसका रोजगार है, नौकरियां हैं। युवा वोटरों में एक तरफ जहां बाकी जातियों के युवा गोलबंद हुए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, वहीं भाजपा के कोर वोटरों में से भी युवा राहुल गांधी के साथ गोलबंद हुए हैं और इस तरह से यह पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक जाता हुआ समीकरण दिख रहा है युवाओं का। मुझे ऐसा लगा बात करते हुए शायद यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्रेंड है और यह भले ही इस चुनाव में यह जितना भी कारगर हो, लेकिन अगले कई चुनाव के लिए, अगले शायद कुछ दशकों के लिए यह ट्रेंड जो मुद्दों के आधार पर, अपने जातीय आग्रहों से ऊपर उठकर मुद्दों के आधार पर राहुल गांधी के या इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़ा हुआ है, यह दरअसल यूपी की अगले कई दशकों की राजनीति को बदलने जा रहा है। ऐसा मुझे बातचीत करते हुए महसूस हुआ। जो भाजपा के समर्थक थे वे आपस में दो एक जगह बात करते हुए दिखे। अपने ही आपस में चर्चाओं में वो मान रहे थे कि बड़ी संख्या में वोटर उनसे नाराज हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं उनके निकम्मेपन को लेकर बातें कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने आखिरकार यह विश्वास जताया कि आखिर वोट वो दूसरे किसको देंगे, वोट तो आखिर उन्हें नरेंद्र मोदी के नाम पर ही देना है। भले ही उन्हें कुछ नुकसान हो, कुछ सीटों का नुकसान हो, लेकिन अंततः अच्छी खासी सीट उन्हें पूर्वांचल में मिलेगी। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि दरअसल भाजपा के कार्यकर्ताओं का अंतिम भरोसा इस समय नरेंद्र मोदी की छवि और उनका चेहरा ही है और वे जमीनी हकीकत को महसूस कर रहे हैं और इस वजह से एक तरफ जहां उनमें गर्मजोशी का अभाव है, जमीन पर रिस्पांस न होने की वजह से उनमें जोश की कमी है और वे शायद उस तरह से प्रचार अभियान में नहीं उतरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर यह भरोसा है कि शायद प्रधानमंत्री की छवि जो है उनका चेहरा काम करेगा और उन्हें वोट देने वाले चाहे जितना भी विरोध करें वोट उन्हें देंगे। ये विश्वास उनके अंदर था। इस तरह पूर्वांचल के इन क्षेत्रों में जो जमीनी हकीकत है, जितना ही उसके अंदर घुसते हैं और जितना ही उसे महसूस करते हैं, बार बार चौंकना पड़ता है क्योंकि स्थिति इतनी विपरीत होगी इसकी उम्मीद कम से कम मुझे उस समय नहीं थी जब मैं वहां गया था। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक बड़ा रुझान देखा जा रहा है और तमाम जातीय समीकरण उसके पक्ष में झुकते हुए देखे गए हैं। और एक बात जो बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण लगी कि कम से कम इन वोटरों में इन जो मुद्दे हैं वे काम कर रहे हैं, वे मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उनके पक्ष या विपक्ष में तर्क देते हैं और एक राजनीतिक, एक वैचारिक जो सक्रियता है वह आम वोटर में देखी जा रही, आम मतदाता में देखी जा रही। यह मेरे लिए एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य था, लेकिन यह सुखद बात है। अगर वोटर इस रूप में चर्चा करता है, बहस करता है, तो वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम चीज है। तो बात अगर जमीनी हकीकत की करें तो ऐसा इस क्षेत्र से लौटते हुए मुझे ऐसा लगा कि पूर्वांचल कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाटरलू न साबित हो।
अगर यही रुझान उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में चल गया है तो कहीं उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाटरलू न साबित हो, ऐसा आभास मुझे यहां से लौटते हुए हुआ। बहरहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। अगले पॉडकास्ट में बात करूंगा इन 13 सीटों की एक एक सीट को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही उम्मीदवारों को लेकर बात करेंगे, उनके हार जीत की संभावनाओं को लेकर बात करेंगे और कैसे जातीय समीकरण और दूसरे समीकरण कैसे किस पार्टी के पक्ष में कहां ज्यादा झुक रहे हैं, कहां कम झुक रहे हैं और किसके हार और जीत की संभावना ज्यादा है। इस पूरे चुनावी विश्लेषण को लेकर अगले एपिसोड में बात करेंगे और जमीन पर जो लहर चल रही है वह लहर कौन सी करवट लेगी, पूर्वांचल का मतदाता आखिर 1 जून को कौन सा गुल खिलाने जा रहा है, उत्तर प्रदेश 2024 के चुनाव में कैसे शायद इतिहास लिखने जा रहा है, इसको लेकर अगले एपिसोड में बात करेंगे। जाते जाते एक गुजारिश, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहिए।